Good morning, students. In yesterday's lecture, we have discussed the thermodynamic derivation of the expression of the relationship between elevation in boiling point and the concentration of solution. And the relationship was found to be delta TB is equal to KB into M, where this KB is known as the molar elevation constant, or we can also say ebullioscopic constant, and this small m represents the molality of the solution. Now today we are going to discuss how to test the validity of this equation delta TB is equal to KB into M. We have a number of methods to test the validity of this equation. First of all, as expected, the experimentally delta TB found is directly proportional to the molality of solution irrespective of the solute. That means जब हम एक्सपेरिमेंटली डेल्टा TB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसी भी सॉल्यूट के लिए, तो यहाँ पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने सॉल्यूट कौन सा लिया है. इंस्टेड that delta TB is found to be directly proportional to the molality of the solution. It means अगर हम solution जो अपना बना रहे हैं उसमें solute हम शुगर लें, that means ग्लूकोज और फ्रक्टोज या सुक्रोज लें, या फिर हम उसमें सोडियम क्लोराइड लें, that doesn't matter. अगर हम सेम मोलैलिटी के सॉल्यूशंस ले रहे हैं चाहे वो किसी भी सॉल्यूट के साथ हो, तो that elevation in boiling point, that means delta TB, will be directly proportional to the molality of that solution. Secondly, the value of Kb for a particular solvent is found to be constant experimentally, independent of the nature of solute and the concentration of solution. कि अगर हम किसी particular solvent के लिए Kb, that means molar elevation constant की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो that was found to be experimentally independent of the solute and the concentration of the solution. That means Kb की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे वहाँ पर कोई भी सॉल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व किया गया हो या किसी भी कंसंट्रेशन का हमने सॉल्यूशन बना रखा है. Kb will be constant for a particular solvent. Third, the value of Kb found experimentally for any solvent using the equation delta TB is equal to Kb into M is found to be nearly same as calculated from the above equation, जो हमारी equation number 15 थी, ये वाली Kb is equal to R T naught square divided by 1000 into LV, where this T naught is the boiling point of pure solvent, R is the gas constant and LV is the latent heat of vaporization. तो यहाँ पर इसने कहा कि किसी भी सॉल्वेंट के लिए जो Kb की वैल्यू फाइंड आउट की गई है यूजिंग द इक्वेशन डेल्टा TB इज इक्वल टू K इंटू M, दैट इज़ फाउंड टू बी नियरली सेम. ये वैल्यू नियरली सेम मिली जो हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट की थी, RT नोट बाय 1000 इंटू LV. दैट मीन्स Kb किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कॉन्स्टेंट है. अब यहाँ पर जो टेबल इन्होंने दे रखी है दैट इज़ टेबल 6.5, यहाँ पर हमने कर रखा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कुछ कॉमन सॉल्वेंट्स के लिए. तो ये इसकी एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू डू इज़ टू कंक्लूड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स, ये हम पहले भी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं और दोनों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के केस में हमने ये किया है टू कंक्लूड दैट दिस प्रॉपर्टी इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल हमने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए किया, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यही किया, अब हमें यही करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए. तो किसी भी प्रॉपर्टी को जब हमें कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करना है, देन हाउ वी कैन डू दैट इज़ कि हमें उस प्रॉपर्टी को दिखाना है कि दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट. कि अगर वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
तो इट विल बी कॉन्क्लूडेड दैट दिस इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमें यहाँ पर भी वही करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ये लास्ट इक्वेशन आई थी दैट इज़ इक्वेशन नंबर 16 डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, इसको लेके चलेंगे। और अब यहाँ से क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास है मोलैलिटी, एंड मोलैलिटी इज़ द अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। दैट मीन्स अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो मोलैलिटी क्या कहती है, मोलैलिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितने हमने 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किए हुए हैं। तो यहाँ से क्योंकि इसके अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन्वॉल्व हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट दिस डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, and if it is directly proportional to the number of moles of solute, then it is concluded that this is a colligative property. Now the next and the most important topic from this colligative property is determination of molecular weights from elevation in boiling point. कि अगर हमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, देन हाउ वी कैन डू दैट। तो इसके लिए भी उसी 16th इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट 16th इक्वेशन द रिलेशनशिप इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। बट हमें पता है कि जो मोलैलिटी है दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन वी कैन राइट मोलैलिटी एज W2 बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1। तो ये वैल्यू एज सच यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास आ गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 के बी इंटू W2 बाई W1 इंटू M2। अब यहाँ से हमें जो निकालना है दैट इज़ M2, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ से आ गया दैट विल बी गिविंग द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और ये जो मेथड है टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, दिस मेथड इज़ कॉल्ड द एबिलियोस्कोपिक मेथड। कि ये जो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट यहाँ पर बोलते हैं तो ये उसी के नाम से लिया गया है। दिस मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एज एबिलियोस्कोपिक मेथड। इस मेथड की यानी कि मॉलिक्यूलर वेट अगर हमें किसी सॉल्यूट का फाइंड आउट करना है तो उसकी मेन लिमिटेशन जो है वो हमारे पास क्या रहती है कि इस मेथड को हम सिर्फ उन्हीं सॉल्यूट्स के लिए यूज़ कर पाएंगे जो सॉल्यूट नेचर में नॉन वोलेटाइल हैं। अगर सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल है देन एबिलियोस्कोपिक मेथड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड in order to find out the molecular weight of that solute. Now the topic is the experimental determination of elevation in boiling point. कि अगर हमें boiling point को experimentally determine करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो जो हमारे पास यहाँ पर मेन वो बनता है कि यहाँ पर जो सबसे पहले हमें एक प्रिकॉशन लेनी होती है टू डिटरमिन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके लिए ये क्या कहता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन इन ऑल दीज मेथड्स इज़ दैट सुपर हीटिंग ऑफ द सॉल्वेंट और द सोल्यूशन शुड नॉट टेक प्लेस एट द बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, कोई लिक्विड जस्ट बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, दैट मीन्स उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जस्ट इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमें प्रिकॉशन रखनी है वो हमें क्या रखनी है कि हमें इस बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड की सुपर हीटिंग को अवॉइड करना है। दैट मीन्स ना तो सॉल्वेंट की सुपर हीटिंग हो पाए ना ही सॉल्यूशन की सुपर हीटिंग हो पाए। दैट मीन्स हमें एक्सेस हीटिंग को यहाँ अवॉइड करना है। अब यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंस है इस मेथड की वो क्या है कि यहाँ पर हम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड करते हैं वो थोड़ा सा अच्छी एक्यूरेसी के साथ, गुड एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। तो ये कहता है अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट
of these determinations is the accuracy with which the temperatures are recorded. कि दूसरा जो इनके लिए अच्छी बात है वो क्या है कि यहाँ पर जो हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके अंदर एक्यूरेसी होती है. For this purpose, a special type of thermometer was fabricated by Beckmann called the Beckmann thermometer. और टेम्परेचर को अच्छे से यानी कि विदाउट एनी एरर रिकॉर्ड करने के लिए एक नया थर्मोमीटर यहाँ दिया गया था, एक स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर, एंड दैट थर्मोमीटर वाज कॉल्ड द बेकमैन थर्मोमीटर. ये बेटा जो फिगर में दिखा रखा है ये आपका वो बेकमैन थर्मोमीटर है कि यहाँ पर नीचे वही एक मरकरी है, बीच में एक कैपिलरी लगी हुई है और इस कैपिलरी का जो एक एंड है वो इस मरकरी के अंदर डिप किया गया है. जैसे जैसे टेम्परेचर राइज़ होगा इस कैपिलरी के अंदर मरकरी लेवल भी राइज़ करता जाएगा और ये यहाँ पर अलग अलग डिविज़न्स बनाई हुई हैं. इन डिविज़न्स से रीड करके हम यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू बता सकते हैं कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट हमारे पास टेम्परेचर कितना है. अब देखो जो इसके लिए मेथड है टू डिटरमिन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो जो फर्स्ट मेथड हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड लैंड्सबर्गर मेथड. और जो लैंड्सबर्गर मेथड है इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. तो लैंड्सबर्गर मेथड है, ये क्या कहता है, इन दिस मेथड द हीटिंग ऑफ सॉल्वेंट और द सॉल्यूशन इज़ डन बाय पासिंग द हॉट वेपर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट. कि यहाँ पर हम सॉल्वेंट को या सॉल्यूशन को डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं किसी दूसरी जगह पर हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और उसको हीट करते हैं. जब वो सॉल्वेंट बॉयल करेगा तो क्या होगा, उसके वेपर्स बनेंगे. अब वेपर्स जो वहाँ से निकलेंगे वो भी गर्म होंगे और उन गर्म वेपर्स को हम फिर पास कर देते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर से या सॉल्वेंट के अंदर से, जिसके लिए भी हमें ये निकालना है. और उन गर्म वेपर से ही उस सॉल्यूशन की हीटिंग होती चली जाती है. अब यहाँ पर हीटिंग क्यों होगी, क्योंकि जो हॉट वेपर्स होंगे वो सॉल्वेंट के अंदर से या सॉल्यूशन के अंदर से जब पास करेंगे तो वो अपनी लेटेंट हीट को लूज़ करेंगे, यानी कि अपनी लेटेंट हीट उस सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को दे देंगे. और जो हीटिंग है यहाँ पर इन दिस वे वो स्लो होगी, स्टेडी होगी और अच्छी होगी. और इसकी वजह से कोई सुपर हीटिंग भी उस लिक्विड की नहीं हो पाएगी. अगर हम डायरेक्ट उसको हीट करेंगे दैट मीन्स जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन हमारे पास है, अगर उसकी हम डायरेक्ट हीटिंग करेंगे तो यहाँ पर सुपर हीटिंग के चांसेस बनते हैं. इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हमने इसको डायरेक्टली हीट ना करके क्या किया, प्योर सॉल्वेंट लिया एक फ्लास्क के अंदर, उस प्योर सॉल्वेंट को नीचे से हीट किया. तो जब सॉल्वेंट को हीट करेंगे देन वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. और ये जो वेपर्स होंगे दीज वेपर्स विल बी हॉट. तो इन हॉट वेपर्स को हमने फिर अपने सॉल्यूशन के अंदर से पास कर दिया थ्रू अ पाइप और थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब या थ्रू अ ट्यूब, ग्लास ट्यूब के अंदर से पास किया. तो जब ये इस सॉल्यूशन के अंदर गए ये हॉट वेपर्स, तो ये अपनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को देते हुए चले जाएंगे और ultimately the temperature of the solution will be rising and in this way the solution will be heated and after that हमारे पास जो फर्दर प्रोसेसिंग है उसको पढ़ते हैं. तो देखो जो ऑपरेटर्स है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इन्होंने सेटअप किया हुआ है जो आपको ये फिगर में दिख रहा है. इट इज़ लैंड्सबर्गर ऑपरेटर्स. इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क ए ली है जिसके अंदर हमारा प्योर सॉल्वेंट डाला गया है. इस कॉनिकल फ्लास्क में से एक डिलीवरी ट्यूब बी लगाई गई है जो कि यहाँ इस बल्ब सी पर जा कर के एंड होती है और इस पे होल्स हैं हमारे पास चारों तरफ. ये जो इसका लास्ट जो एंड है उसके ऊपर होल्स दिए गए हैं ताकि यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के या हम कहें जो वेपर्स की फॉर्म में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो अपनी हीट लूज़ कर सकें. उसके बाद इन्होंने एक बल्ब डी लिया है जो इस सी के अंदर ही इन्होंने अरेंज कर रखा है. इस बल्ब डी के ऊपर ग्रेजुएशन मार्क्स लगाए गए हैं, यानी कि ग्रेजुएटेड किया गया है. इसको ग्रेजुएटेड करने का मतलब है बेटा इस पे ये दिए गए हैं, जैसे थर्मोमीटर में हमारे पास अलग अलग लाइंस लगी होती हैं जहाँ से हम कोई वैल्यू रीड करते हैं, वैसे ही ग्रेजुएटेड ये हमारे पास बल्ब डी दे रखा है.
और इसके ऊपर एक होल है जिस होल को हमने H से रिप्रेजेंट किया है। होल जो है वो राइट हैंड में है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पर ये होल H दे रखा है इस बल्ब D के ऊपर, यहाँ पर इस कॉर्क के जस्ट पास। अब देखो ये जो डिलीवरी ट्यूब B है और जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर को यहाँ पर इन्होंने T से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये दोनों सेम कॉर्क के अंदर हमारे पास लगे हुए हैं और इस कॉर्क के अंदर ही यानी कि इस ट्यूब के अंदर ही इनको फिट किया गया है, यानी कि इस बल्ब D के अंदर ये दोनों एंटर कर रहे हैं। अब उसके बाद ये कहता है एन आउटर वेसल E हैविंग अ साइड ट्यूब F टू विच इज़ अटैच्ड द कंडेंसर G। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे पास एक आउटर वेसल E है जो ये बाहर वाली है बल्ब D के चारों तरफ, और इसके अंदर एक साइड ट्यूब F भी हमने लगा रखी है जो आपको ये दिख रही होगी, राइट हैंड साइड में है ट्यूब F है, और इस F ट्यूब के साथ में एक कंडेंसर अटैच किया गया है। कंडेंसर का काम क्या होता है कि इसके अंदर से फ्लो ऑफ वाटर हम कंटिन्यू करते हैं थ्रू द टैप, कि इसके ऊपर एक ये ऊपर की तरफ आपको पाइप से दिख रही होगी, एक नीचे की तरफ आपको दिख रही होगी। तो हम क्या करते हैं, नीचे से वाटर पाइप लगाते हैं और वाटर सप्लाई ऑन कर देते हैं तो ऊपर से ये निकलती जाती है। दैट मीन्स जो इस ट्यूब के अंदर, जो इसके बीच में से आपको एक एम्प्टी ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब के अंदर से जो वेपर्स आएंगे, ये जो कोल्ड वाटर हम इसके अंदर से सर्कुलेट कर रहे हैं, उस कोल्ड वाटर की वजह से ये हॉट वेपर्स हमारे पास कंडेंस होते चले जाएंगे और इनको हम फाइनली कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या कहते हैं, प्रोसीजर इस एक्सपेरिमेंट का क्या है। सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट को इसके अंदर लिया हमने ट्यूब D के अंदर, जो हमारा ये अंदर वाला जिसको हम बल्ब D भी बोल रहे थे ऊपर। अब फ्लास्क A के अंदर भी हमने प्योर सॉल्वेंट ले रखा है, उसको हम हीट करेंगे टू बॉइलिंग और जो हॉट वेपर्स होंगे उनको ट्यूब D के अंदर से पास कर देंगे। तो इसकी वजह से ट्यूब D वाला जो लिक्विड होगा वो स्लोली हीट होता चला जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ से जितना भी टेम्परेचर होगा वो हम इस थर्मोमीटर T के अंदर नोट डाउन करते चले जाएंगे और एट अ पर्टिकुलर स्टेप इस ये वाला जो टेम्परेचर होगा इन द थर्मोमीटर दैट विल बिकम कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कब होगा, जब इस प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ट्यूब D के अंदर या बल्ब D के अंदर जो प्योर लिक्विड डाला गया है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा, इस थर्मोमीटर का टेम्परेचर फर्दर राइज नहीं करेगा। फिर हमने क्या किया, इस बल्ब D के अंदर जो हमने प्योर सॉल्वेंट ले रखा था, अब हमने उसके अंदर नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दिया और फर्दर हमने क्या किया, जो वेपर्स की सप्लाई थी वो कंटिन्यू रखी जब तक कि थर्मोमीटर का टेम्परेचर दोबारा से कांस्टेंट नहीं हो जाता। और ये कांस्टेंट कब होगा, जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास रीच हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको हीट करते चले गए। अब आगे यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इस केस में यानी कि जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं देन नॉर्मली वी टेक डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो अगर सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है तो जो बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का होगा प्लस जो सॉल्यूशन का होगा दोज विल बी नियरली सेम और उनके अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये एक और ओपनिंग दी गई थी इस बल्ब D के अंदर। वो ओपनिंग बेसिकली क्यों दी गई है कि इस होल से यानी कि जो H होल है वो अनकंडेंस्ड वेपर्स को यहाँ से बाहर निकालता रहेगा और यहाँ से बाहर निकाल के वो इनको दे देगा कंडेंसर को, और कंडेंसर में से मैंने आपको बताया था कि हम उन वेपर्स को कंडेंस कर सकते हैं, देन वी कैन कलेक्ट दोज वेपर्स। अब देखो उसके बाद ये कहता है कि यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए हम क्या करें, हम क्या करते हैं, टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज रीड डायरेक्टली फ्रॉम द ग्रेजुएटेड ट्यूब D। कि यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वॉल्यूम की रीडिंग ले लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमें यहीं से जो D बल्ब है उसके ऊपर ग्रेजुएशन मार्क्स जो दिए गए हैं
उन मार्क्स से हमें वॉल्यूम का पता लग जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के बाद अब हमने क्या किया, सॉरी बेटा ये गलत मैं यहाँ पर बोल गई। तो देखो हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पर क्या किया, नॉन वेट ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व किया। अब ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, जहाँ पर थर्मोमीटर के अंदर दोबारा से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, उसके बाद वो वाला टेम्परेचर भी नोट डाउन करके वो हमारे पास हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देन आफ्टर दैट हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है उस सॉल्यूशन की। तो हम क्या करेंगे, एक नॉन वॉल्यूम यहाँ से निकाली इस ट्यूब डी से, उसकी डेंसिटी नोट डाउन की, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी, वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, दैट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी इन विच द टेम्परेचर वर मेजर्ड अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यहाँ पर अब टेम्परेचर हम मेज़र करेंगे उस लिक्विड सरफेस के ऊपर का। तो यहाँ से जो भी हमारे पास टेम्परेचर्स आए हैं, यानी कि टी एस एंड टी नोट, इनमें से टी एस में से अगर हम टी नोट को माइनस कर देंगे, दैट विल गिव अस द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स ये हमें किसकी वैल्यू देगा, डेल्टा टी बी की वैल्यू देगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ इसको कल की क्लास में करेंगे बेटा। नेक्स्ट मेथड है फॉर द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन एंड दैट मेथड इज़ कॉल्ड द कोट्रेल मेथड। इसको कल क्लास में करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है वन मेथड फॉर द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फर्दर टू कंक्लूड that it is a colligative property and how to calculate the molecular weights from elevation in boiling point. Yes, in tomorrow's lecture we will study the second method for calculating the elevation in boiling point, and that method is the Cottrell's method. इसको कल करेंगे। आज के लिए आप लोग अपनी अटेंडेंस